Hello and good morning to everyone. In last lecture, we have studied about the uh, overtaking side distance, and we have also discussed one numerical over the IST. So, in today's lecture, we are going to take another question which is based on OST, right? So, first of all, the question is on a two-way traffic road, right? It's a two-way traffic road. On a two-way traffic road, the speed of overtaking an overtaken vehicle. ओके, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ओवरटेकिंग व्हीकल मतलब जो हमारी व्हीकल ओवरटेक कर रही है वो कौन सी व्हीकल थी? व्हीकल और ओवरटेकन व्हीकल मतलब जिसको ओवरटेक किया जा रहा है वो क्या है हमारी व्हीकल बी। ठीक है, तो जो ओवरटेकिंग व्हीकल है उसकी स्पीड हमें कितनी दी रखी है 65 km/h। और जो हमारी ओवरटेकन व्हीकल है उसकी स्पीड कितनी है 40 km/h। ठीक है, 40 km/h। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। साथ ही हमें दे रखा है कि इफ द एक्सेलरेशन इज 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट वेलोसिटी। तो हमें जितनी भी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है वो सारी वैल्यूज हमें क्या करना है, क्योंकि टू वे ट्रैफिक डी टू ये तीन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, D1 D2 एंड D3, और ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा टू वे ट्रैफिक रोड। ठीक, अगर यही हमारा वन वे ट्रैफिक रोड होगा तो क्या होगा D2। ठीक है, कि वन वे में जो D3 टर्म है हमारा, क्योंकि D3 जो डिस्टेंस है वो अगर आपको याद हो तो जो हमारा ऑपोजिट लेन है उस ऑपोजिट लेन से आ रही व्हीकल की जो दूरी थी उसको हमने D3 लिया हुआ था। ठीक है, तो ये जो ऑपोजिट लेन की जो बात है यहाँ खत्म है, सॉरी वन वे ट्रैफिक है। ठीक है, तो वन वे होगा तो D1 प्लस D2, और टू वे है D3। So first of all, starting from D1. D1 is VB into small t. Now what is VB? VB is the speed of overtaken vehicle. ठीक है, overtaken vehicle, और overtaken vehicle यहाँ पे स्पीड कितनी है 40। ठीक, 40। गुड ए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है हमें किस में देना है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा 1000/3600 इंटू टी। टी जो है हमारा टोटल रिएक्शन टाइम है, और टोटल रिएक्शन टाइम ओएसटी के केस में कितना होता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारी D1 की वैल्यू आ गई, और 22.22 मीटर। Now moving to D2. D2 is what? D2 is B plus 2S. D2 is B plus S. And S, the value of S is 0.7 BB plus 6. ठीक है, 0.7 BB plus 6। इसलिए हमारा S का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है हमारा 0.2 VB plus 6। ठीक है, 0.2 VB plus 6 एक हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो हमारा 0.2 VB plus 6 है, ये जो हमारा VB होगा ये KM पीएच में होगा। ठीक है, ये हमें जो VB है वो KM पीएच में देना, और ये जो 0.7 वाला फॉर्मूला है इसमें VB की वैल्यू हमें मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से एस की वैल्यू पुट करनी है। आप जिसमें भी करोगे आपको आंसर सेम मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एस की वैल्यू 0.7 VB plus 6 है, राइट। तो 0.7 इंटू VB कितना है हमारा 40 गुणे VB कितना है हमारा 1000/3600। ठीक है, प्लस 6, राइट। तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13.77 मीटर। ये आ गई हमारी एस की वैल्यू। ठीक है, एस आ गई, हमें D1 निकालनी है और हमें एस की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी की वैल्यू के लिए हमें चाहिए VB टू कैपिटल टी। ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल टी की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो कैपिटल टी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, √4s अपॉन ए, ठीक है, √4s अपॉन ए। और एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 13.77, और ए की क्वेश्चन के अंदर है 0.92। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो जब हम कैपिटल टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला में अपने को आंसर आ रहा है, की वैल्यू आ रही है 7.7, ये आ गया हमारा क्या, कैपिटल, सॉरी हाँ, ये आ गया हमारा कैपिटल। नाउ मूविंग टू द वैल्यू ऑफ बी, बी इज व्हाट, बीबी इनटू कैपिटल टी, एंड बीबी इज व्हाट, बीबी इज 40 into 1000 अपॉन 3600 into टी की जगह पे हमें 7.73 लेना है, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 85.8 मीटर, 85.8 मीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। ओके जी, नाउ अब हम डी टू की वैल्यू निकालेंगे। डी टू की वैल्यू क्या है हमारी, बी प्लस 2 इंटू एस। तो डी टू इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 85.8 प्लस 2 इंटू एस की जगह बन गया आपका 13.77, और ये डी टू की वैल्यू आ गई हमारी 113.42 मीटर, ठीक। ये हमारी आ गई डी टू की वैल्यू। I hope it's clear. Now moving to the value of D3. D3 is what? V into capital T. Where the value of V is, V जो कौन सा व्हीकल है हमारा, ओवरटेकिंग व्हीकल, और ये इसकी स्पीड कितनी है 65, ये आ जाएगा हमारा 65 इंटू 1000 अपॉन 3600, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, इंटू कैपिटल टी की वैल्यू हमने क्या निकाली 7.73, टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 139.56 मीटर, ठीक है, 139.56 मीटर। अच्छा जी, अब हम जब OSD की वैल्यू निकालेंगे तो OSD की वैल्यू हमारी आ जाएगी T1 प्लस T2 प्लस D3, ठीक है। और ये जब हम पूरा इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 275.2 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, OSD की, ठीक। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो OSD बेस्ड था, और OSD का टॉपिक जो है वो हमारे यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिजाइन स्पीड, डिजाइन ऑफ स्पीड ऑफ द रोड अकॉर्डिंग टू द टेरेन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने टेरेन दे दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारी क्लास ऑफ द रोड है कि कौन कौन से क्लास की रोड है, और उस हिसाब से उस टेरेन पे उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा NH या SH है, तो प्लेन टेरेन पे जो डिजाइन स्पीड होता है वो होता है हमारा 100 kmph प्लेन टेरेन पे NH और SH के लिए, ठीक है। रोलिंग टेरेन पे यही वैल्यू हो जाती है हमारी 80 kmph, राइट, 80 kmph। अच्छा जी, अब अगर मान लीजिए हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है MDR, तो प्लेन टेरेन पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और रोलिंग टेरेन पे इसकी वैल्यू कितनी है 65। ये जो हमारे पास डेटा है, ये टेबल है, और डिज़ाइन स्पीड का डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में वो वैल्यू जो है हमारे पास एज पर IRC है, ठीक है। अच्छा, ODR की जो वैल्यू है वो प्लेन टेरेन में कितनी है 65, और रोलिंग में कितनी है 50, BR की वैल्यू प्लेन में 50 और रोलिंग में कितनी 40। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारी जो भी वैल्यूज है ना, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में वैल्यू V की गिवन नहीं होती है, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे कि आपको ये चीज दे देगा कि एक SH है जो कि, सॉरी एक NH है, सपोज बोल देगा कि रोलिंग टेरेन में है, तो इसलिए आपको उसकी वैल्यू याद रखनी होगी कि NH और SH का रोलिंग टेरेन में वैल्यू 80 होता है, तो प्लेन टेरेन में वैल्यू 100 होता है। आप इस चीज को याद रखिए, बाकी का MDR ODR और
यार तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके लिए कभी डिज़ाइन करने को नहीं पूछता, लेकिन NH और SH के लिए आपको पूछ सकता है। तो आपको सिंपल वैल्यू याद रखनी है कि प्लेन टेरेन में जो वैल्यू है NH या SH की कितनी है, 100 kmph, और रोलिंग टेरेन में कितनी है, 80 kmph। नाउ देखिए, सेकंड जो हमारा देता है टेबल है डिज़ाइन स्पीड अर्बन रोड के लिए। तो अर्बन रोड के लिए हमारा डिज़ाइन स्पीड देखें तो सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ द रोड देखते हैं, कौन कौन से तरीके की अर्बन रोड होती है हमारी। ये जो हमने इसके ऊपर देखा था ये हमारी रूरल रोड की कैटेगराइजेशन है, और ये जो है हमारा अर्बन रोड है। अर्बन रोड के ऊपर क्या क्या आता है, आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड, कलेक्टर रोड और लोकल स्ट्रीट। ठीक है, अब देखो इसमें आर्टीरियल रोड के लिए डिज़ाइन स्पीड कितनी है, 80, सब आर्टीरियल के लिए 60, कलेक्टर रोड के लिए 50 और लोकल स्ट्रीट के लिए 30 kmph। ठीक है, ये सारी वैल्यूज। नाउ मूविंग टू द थर्ड टेबल। ये जो टेबल है हमारा वो टेरेन का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे देखिए अगर हमारा प्लेन टेरेन है तो उसका क्रॉस स्लोप कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, 0 से 10% के बीच में वेरी कर सकते हैं। ये अगर हमारा रोलिंग टेरेन है तो ये 10 से 25 के बीच में वेरी कर सकता है। माउंटेनियस है तो 25 से 60, और स्टीप है तो ग्रेटर देन 60। परसेंटेज जो हमारा क्रॉस स्लोप है, ठीक है, क्रॉस स्लोप का परसेंटेज है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हमारी जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे अभी हमने देखा कि NH या SH है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड, तो ये किस किस तरीके पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये क्लास ऑफ द रोड पे डिपेंड करता है और टेरेन पे डिपेंड करता है एज यूजुअल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल कर्व को देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारा एक कर्व हम कहीं भी रोड पे प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट रोड है और एक हमारा यहाँ पर स्ट्रेट रोड है। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन पे हमें कर्व जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक, ये हमारा एक स्ट्रेट रोड है और एक हमारा ये स्ट्रेट रोड है। अब इस इंटरसेक्शन पे हमें कर्व जो है वो प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कभी भी 90 डिग्री का ऐसे करके तो जोड़ते नहीं है। ठीक है, क्योंकि 90 ऐसा नहीं है कि जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं इसको जोड़ते हैं क्योंकि 90 डिग्री इंटरसेक्शन पे हमारे जो कोलिजन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम दो स्ट्रेट रोड को हमेशा एक कर्व से जोड़ते हैं या फिर आप सर्कुलर कर्व से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये कनेक्टिविटी करने के लिए हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरीके का हॉरिजॉन्टल कर्व देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और ये जो एक्चुअली में इनर साइड होती है वो ज़्यादा होती है, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये स्ट्रेट रोड है और ये भी स्ट्रेट रोड है, और इसको हमने कनेक्ट किससे किया हुआ है, सर्कुलर कर्व से। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व होती है ये सर्कुलर कर्व होती है। ठीक है, तो अब देखो ज़रूरत क्या होती है हॉरिजॉन्टल कर्व क्रिएट करने की या देने की। जब भी हमारा व्हीकल जो होता है, अब देखो हॉरिजॉन्टल कर्व हमने बना तो दिया, लेकिन अब ये हमने पहली बात तो ये कि हमने ये हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया क्यों है। ठीक है, और अगर हम बना रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी जैसे मान लो कि ये हमने एक सर्कल जो है टाइप का एक हमने हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया, तो ये सर्कल का आप अगर देखो ध्यान से, तो आप अगर ऐसे सर्कल फॉर्म करोगे, ये इनर साइड हो जाएगी और ये कौन सी साइड होगी, आउटर साइड होगी। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई व्हीकल जो है अगर वो हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करता है, ठीक है, तो उस पे कौन सा फोर्स हमारा एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उस पर जो एक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, हमेशा हमेशा वो जो सर्कुलर का आउटर पार्ट होता है उस आउटर पार्ट पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई व्हीकल जो है हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि हमेशा उस सर्कुलर कर्व के आउटर डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये हमारा आउटर डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि अगर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है
तो इस तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में भी कोई ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सके, तभी हमारी बॉडी और हमारा व्हीकल जो होगा वो बैलेंस्ड सिचुएशन में होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमने ऐसा फील किया होगा कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे, मान लीजिए आपका कर्व है और हम इस तरीके से जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में आउटवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट करता है, हमारी बॉडी जो है वो झुक जाती है उस तरह। ठीक है, तो झुक जाती है, वही जो हमारा फोर्स होता है, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी पे इस तरीके का फोर्स लग रहा है, वो है हमारा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम से हम किस तरीके से निपटें। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, इसमें हमारा एक हो सकता है प्रॉब्लम आती है ओवर टर्निंग की, व्हीकल जो है वहाँ पर ओवर टर्न कर जाती है, या फिर एक प्रॉब्लम आती है लेटरल स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग, स्किडिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ओवर टर्निंग की प्रॉब्लम आती है और स्किडिंग की प्रॉब्लम आती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम रोड पे घूमते हैं तो जो गाड़ी होती है वो हमारी पलट जाती है, ओवर टर्न कर जाती है, या फिर कई बार मुंह में मुड़ते हैं तो गाड़ी जो है वो फिसल जाती है, एक लेंथ पे जाके फिसल जाती है, उसमें आगे जाके गाड़ी जो है बहुत दूर चली जाती है, मतलब फिसलन के कारण। तो ये हो जाता है हमारा क्या, लेटरल स्किडिंग। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्ट करती है, ओवर टर्निंग और लेटरल स्किडिंग। अब हमें ये देखना है कि ओवर टर्निंग और लेटरल स्केलिंग से हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, जो अगर हमारा व्हीकल अगर हॉरिजॉन्टल कर्व पे है तो उसमें किस किस तरीके की फोर्सेस कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं, ताकि हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करके ओवर टर्निंग और स्केलिंग से उसको बचा सके। ठीक है, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये डायग्राम जो देखिए बना हुआ है, इसको मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ कि मान लीजिए ये आपका एक पेवमेंट है, ठीक, और पेवमेंट पे ये हमारा एक व्हीकल है, राइट, ये पेवमेंट है और ये एक व्हीकल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इस व्हीकल पर हमारा वेट W लग रहा है, जो कि डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है भाई, वेट तो हमारा नीचे डाउनवर्डली एक्ट करता ही है, वेट W लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इस व्हीकल पे इधर P जो है हमारा, आप बोल सकते हो कि एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स लग रहा है P। ठीक है, P जो है वो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। अच्छा जी, ठीक है, ये जो हमारा एक्सल है, ये दोनों एक्सल के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल b है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसके सेंटर से इसकी जो हाइट है पेवमेंट तक की वो स्मॉल h है। ठीक है, अच्छा, हमें एक और, क्योंकि इधर हमारा ड्राइविंग फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तभी हमारी व्हीकल जो है वो बैलेंस होगी। तो ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू, हमने अभी कल ही इसके बारे में देखा था कि ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड डब्ल्यू इज व्हाट, म्यू इंटू एन होता है ना, तो एन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा म्यू इंटू एन। म्यू की जगह पे हम एफ लिख रहे हैं, एफ इसलिए क्योंकि एफ जो आपको फ्रिक्शन मान रहे हैं, आप म्यू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर इस ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि पूरा हम स्किडिंग और फ्रिक्शन के बारे में स्मॉल एफ से डिनोट किया, इस वजह से हम यहाँ पर इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, म्यू इंटू एन यानी एफ इंटू एन, तो एन इज इक्वल्स टू वॉट, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ इंटू डब्ल्यू। ठीक है, आई होप कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल क्लियर कट है। एक हमारा व्हीकल है जो हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहा है, इसका वेट W नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स भी लग रहा है, अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक्सिल टू एक्सिल बीच की जो दूरी है उसको हमने स्मॉल b से डिनोट किया है, और जो हाइट है हमारे सेंटर से पेवमेंट की उसको हमने स्मॉल h से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम दो केस लेते हैं, एक लेते हैं हम ओवर टर्निंग का, एक लेते हैं लेटरल स्किडिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक है,
उस केस में ई बराबर 0। अब ई क्या होता है हमारा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन के बारे में अभी इसके जस्ट बाद हमको सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ना है। सुपर एलिवेशन हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे ही प्रोवाइड करते हैं, अभी इसके बारे में briefly पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम केस 1 लेते हैं क्या, ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग का केस लेते हैं। मैं अभी यह कह रही हूँ कि क्लॉकवाइज फोर्सेस बराबर एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, ये मान के मैं एक इक्वेशन बना रही हूँ। क्लॉकवाइज फोर्स देखिए आपका क्या हो गया, P इंटू मोमेंट अगर हम लेंगे तो P इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका P फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, H। ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। ठीक, इज इक्वल टू व्हाट, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो गया आपका W इंटू बी। ठीक है, W इंटू, अच्छा जी देखिए, हाँ W ये हमारा वेट नीचे लग रहा है इंटू बी। तो B तो हम पूरा पूरा डिस्टेंस है। अब ये W हमारा सेंटर में लग रहा है, तो B से सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, B/2। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, P/W का रेशियो ले लेते हैं। तो P/W इज इक्वल्स टू अपॉन 2 इंटू एच, अपॉन 2 इंटू एच। ये हमारा ओवर टर्निंग का एक इक्वेशन, एक हमारे पास एक इक्वेशन बोले या फिर कंडीशन हो सकती है कि कंडीशन आ गई कि P/W बराबर P/2H। ठीक है, अब देखिए हम जितने भी फॉर्मूलाज निकालेंगे उन सबको हम P/W के फॉर्म में निकालेंगे। क्यों, क्योंकि P/W जो है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इसको बोलते हैं इम्पैक्ट रेशियो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट रेशियो। तो जितने भी हम इक्वेशंस निकालेंगे वो सारे के सारे हम P/W के टर्म में इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया ओवर टर्निंग का, P/W इक्वल टू P/2H। ठीक है, अब हम सेकेंड निकालते हैं। कंडीशन है हमारी लेटरल स्कीडिंग की, कि हम स्कीडिंग से किस तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, तो स्कीडिंग जो है हमारी, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा है क्या है, ये लेटरल है, मतलब लेंथ के अलग है, तो हम यहाँ पे फोर्स ले सकते हैं, राइट हैंड फोर्सेस बराबर लेफ्ट हैंड फोर्सेस। ये आपका फोर्स P इधर लग रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F इंटू डब्ल्यू। तो हम इसको सिंपली इक्वेट कर लेते हैं कि P इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम P/W बराबर क्या लिख सकते हैं, P/W बराबर F, P/W बराबर F। ठीक है, वेयर P/W इज व्हाट, P/W इज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर या फिर इम्पैक्ट रेशियो। ये हमारी एक अनदर कंडीशन आ गई लेटरल स्कीडिंग की। तो लेटरल स्कीडिंग P/W बराबर व्हाट, F। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा, अब जो है हम थर्ड चीज लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड वी नो दैट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर mv²/r। ये हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 11-12 की तरह से हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पढ़ते चले आ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज इक्वल्स टू m इंटू v²/r। ठीक है, अब मैं यहाँ पर m को यहाँ पर W/G लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो m बराबर W/G, तो W/G इंटू V²/R। ठीक है, V²/R। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, P/W का रेशियो ले लेती हूँ, क्योंकि हमने जितनी भी इक्वेशन निकाली है, ओवर टर्निंग निकाली हो या फिर लेटरल स्कीडिंग निकाली हो, दोनों को हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/W के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हम क्या करते हैं, P/W के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया यहाँ पर, V²/G। ये इक्वेशन जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, और इस पूरे आपको डिजाइनिंग में V²/G इंटू R इसका बहुत यूज आएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल से हमें ध्यान में रखना है। हमने P/W के 3 वैल्यूज निकाले, ओवर टर्निंग के लिए निकाला है P/W बराबर V/2H, स्कीडिंग के लिए निकाला है P/W बराबर F, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए निकाला है P/W बराबर V²/G इंटू R। ठीक है, G इंटू R,
ये हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए निकाल लिया। ठीक, अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ऐसे केसेस लेते हैं, क्योंकि हम देखिए जो भी हम केसेस निकाल रहे हैं, चाहे ओवर टर्निंग का निकाल रहे हैं या स्किडिंग का निकाल रहे हो, हम यही चाहते हैं कि ना तो हमारी किसी कंडीशन में ओवर टर्निंग हो, ना ही तो स्किडिंग हो। तो अगर हमें ओवर टर्निंग अवॉइड करना है तो हमारी वैल्यू जो है, क्योंकि ये जो हमने अभी इक्वेशन निकाला है यहाँ पर, ये ओवर टर्निंग की कंडीशन निकाली है। ठीक है, अब अगर हमें ओवर टर्निंग को अवॉइड करना है तो उससे हम किस तरीके से बचें, तो ओवर टर्निंग के लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था P/W = B/2H। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अभी कंडीशन निकाला था। तो अगर हमारी P/W की वैल्यू यानी P/W का रेशियो अगर B/2H के रेशियो से कम होगा, ठीक है, तो हम ओवर टर्निंग को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आ जाते हैं हम स्कीडिंग पे, कि अगर हमें स्कीडिंग अवॉइड करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला P/W = F। सिमिलरली अगर P/W का रेशियो जो होगा वो F से कम होगा तो हम स्कीडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं केस 3 पे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ओवर टर्निंग को अवॉइड करेंगे या सिर्फ स्कीडिंग को अवॉइड करेंगे, ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो एक्सीडेंटल प्रोन होती है। तो इस वजह से हमें दोनों कंडीशन देखनी है कि हमें ना ही तो ओवर टर्निंग चाहिए ना ही तो स्कीडिंग चाहिए। तो अगर हमें दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है, टू अवॉइड ओवर टर्निंग एंड स्कीडिंग बोथ, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो हमारी P/W ये तो दोनों साइड में, मतलब दोनों में है, यानी कि जो P/W का रेशियो होगा वो जो हमारी B/2H की वैल्यू आएगी या फिर F, इन दोनों में जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी P/W के लिए, वो हमारी अवॉइड सिचुएशन हो जाएगी, चाहे ओवर टर्निंग की या स्कीडिंग की। ठीक है, ये हमारा केस 3 हो गया। अच्छा जी, अब केस 4 पे आते हैं। केस 4 इज व्हाट, व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्कीडिंग, मतलब स्कीडिंग से पहले व्हीकल जो है वो हमारी ओवरटर्न हो गई। तो ये कब सिचुएशन होगी, अगर B/2H की वैल्यू जो होगी वो F से कम होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हीकल जो है पहले, ठीक है, ओवरटर्न करेगी और तब स्किड करेगी, मतलब पहले वो गाड़ी ओवरटर्न हो जाएगी और ओवरटर्न होने के बाद स्किडिंग उसकी हो जाएगी। ये कब होगा, जब B/2H का जो रेशियो होगा वो F से कम होगा। ठीक, ये हमने ले लिया। अच्छा जी, अब केस 5 पे आ जाते हैं। केस 5 क्या बोलते हैं हमारे, कि व्हीकल स्किड प्रायर टू ओवरटर्निंग, मतलब ऐसा होता है कि व्हीकल जो है पहले स्किड करके दूर गई और उसके बाद ओवरटर्न कर गई। ये सिचुएशन कब होगी, कि अगर हमारी F की वैल्यू जो है वो B/2H से कम होगा, तब इस कंडीशन में व्हीकल जो होगी पहले स्किड करेगी और बाद में ओवरटर्न करेगी। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी, जिसमें से ये जो हमारी केस 3 की कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं इसमें कुछ नोट वाली बातें हैं, कि व्हेन सुपर एलिवेशन इज ज़ीरो, यानी अगर हमारी ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो प्रेशर एट द आउटर टायर विल बी मोर। अच्छा, अगर हमारा सुपर एलिवेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा तो जो प्रेशर होगा आउटर टायर पे, उस आउटर टायर पे प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। एंड व्हेन द व्हीकल इज ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग टायर वी विल बी लिफ्टेड अप, दैट इज प्रेशर ऑन द टायर बी इज ज़ीरो। और जब व्हीकल जो होगा वो जब हमारा ओवरटर्न करने ही वाला होगा तो उस दौरान हमारा जो टायर होगा वो उठ जाएगा और प्रेशर जो होगा उसमें ज़ीरो हो जाएगा, जिस वजह से वो ओवरटर्न हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी हमारी ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारी ये वैल्यू की बात कर रहा है ना, ई की वैल्यू, तो ई जो होता है वो कहलाता है हमारा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन कहलाता है। और सुपर एलिवेशन क्या होता है, और हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे कहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि सुपर एलिवेशन जो है वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या होता है और उसके डिज़ाइन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so till then, thank you so much for watching this. If you have any problem regarding to the horizontal curve, you are free to ask in comment section. So thank you so much for watching this. Take care.